ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने भारतीय इतिहास के विषय में अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम को आगे चलाते हुए आगे लिखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में जानकारी के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानकारी के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते। भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत। भारत का जो इतिहास है वह स्वर्णिम इतिहास है। हमारा जो प्राचीन इतिहास है वह स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। गौरवपूर्ण भी रहा है। यहाँ पर हर एक चीज को प्राकृतिक से जोड़कर रखा था, संजो कर रखा था। इसकी जो ऐतिहासिक जानकारी के स्रोतों में आता है, जैसे मोहरे, अभिलेख, स्मारक, अभिलेख, स्मारक, अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, मोहरे। अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं तथा मोहरे आदि इसके स्रोत हैं। मूर्तिकला तथा चित्रकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला। साहित्य, साहित्यिक सामग्री। इतिहास को जानने में ये सारी चीजें हमारी मदद करती हैं कि कहीं पर अभिलेख है, स्मारक है, मुद्राएं हैं, मोहरे हैं, मूर्तिकला, चित्रकला तथा साहित्य की जो सामग्री है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो भी हमारे जो साहित्य है, हमारे प्राचीन स्रोतों की जानकारी इनसे प्राप्त होती है। इतना उतारिए इसको। उतार लिया। नंबर 1 डालिए, अभिलेख। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए अभिलेख एक बहुमूल्य स्रोत है। एक बहुमूल्य
स्रोत है। अभिलेख शास्त्र अभिलेख शास्त्र अध्ययन करने का एक अलग विषय है जिसे हम जिसे हम अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। एपियोग्राफी बोलते हैं इसको। एपिग्राफी कहते हैं। किसको कहते हैं? अभिलेख शास्त्र अध्ययन करने का एक क्या है, अलग विषय है, जिसमें क्या है कि सामाजिक, सांस्कृतिक आदि तौर तरीकों की इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है। वह एक अलग से विषय है। ये अभिलेख शास्त्र आपको मिल जाएगा, एपिग्राफी जिसको बोलते हैं। और इसके सामने इसमें आगे लिखिए, इसके द्वारा दी गई जानकारी विश्वसनीय होती है। इसके द्वारा दी गई जानकारी विश्वसनीय होती है। किसके द्वारा? अभिलेख शास्त्र के द्वारा। इसकी जो जानकारी होती है वे विश्वसनीय होती है, सत्यता पर आधारित होती है। जैसे हमें कई प्रकार से मिला है कि जैसे अपने मध्य प्रदेश जो जिला है, वो सॉरी राज्य है, उसका एक रायसेन जिला है। वहां पर एक भीमबेटका एक स्थान का नाम है। क्या नाम है? स्थान का नाम है। वहां पर कुछ शैल चित्र मिले हैं जो मानव के 30,000 वर्ष पूर्व, जो मानव के 30,000 वर्ष पूर्व तक का अध्ययन कराते हैं। वहां पर शैल चित्र मिले हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो अभिलेख शास्त्र है, इसके द्वारा दी गई जानकारी सत्यता पर आधारित होती है, ये ट्रूथफुल होता है। उतार लिया? इसमें सोना, चांदी, तांबा आदि की आदि के पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। इनके माध्यम से होती है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता है आदि की प्लेटों से हमें क्या होता है? पत्रों से, पत्र होते हैं जो मैंने आपको बताया था, एक दान पत्र होते हैं, जैसे कहीं पर अभिलेख पत्र होते हैं। उन पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि
इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है देशीय अभिलेख, दूसरा है विदेशी अभिलेख। अभिलेखों को अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से सुविधा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला देशीय अभिलेख और दूसरा विदेशी अभिलेख। यहां तक उतारिए। देशीय अभिलेख व विदेशी अभिलेख। इसमें हम पहले वाले में लिखेंगे देशीय अभिलेख। वे स्रोत जिनके माध्यम से पूर्व युगों के विषय में पूर्व युगों के विषय में देसी प्रकार से देसी प्रकार से या देश के ही अंदर देश के ही अंदर अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख मिलते हैं उन्हें देशीय अभिलेख कहा जाता है। दूसरा आता है आपका विदेशी अभिलेख। विदेशी अभिलेख विदेशों से प्राप्त होने वाली जानकारी विदेशों से प्राप्त होने वाली सामग्री वे साहित्य अभिलेख पत्रों के माध्यम से अभिलेख पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है। उन्हें विदेशी अभिलेख कहा जाता है।
उतारिए इसको। कहने का तात्पर्य यह है, देशीय अभिलेख, दोबारा इसको आप एक बार देख लीजिए। देशीय अभिलेख किसे कहा जाता है? वे अभिलेख जो हमारे पास उपलब्ध हुए हैं देसी तरीके से। अर्थ इसका यह है कि पूर्व युगों के जो विषय हैं, पूर्व युगों के विषय में हमें देसी प्रकार से देश के अंदर अभिलेख मिलते हैं। हमारे देश के किसी भी छोटे राज्य से किसी दूसरे राज्य को भेजे गए अभिलेख, या कहीं पर लिखे हुए, जैसे पहले पूर्व के राजा थे वो बनवा देते थे, तो वो हमें जो प्राप्त होते हैं विदेशी अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा आता है विदेशी अभिलेख। विदेशी अभिलेख में से तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे देश से प्राप्त होने वाले अभिलेख, वो हमें यहाँ पर दे दिए जाते हैं। दूसरा, विदेशों में जैसे पहले क्या आते थे पढ़ने के लिए, जो विद्यार्थी आते थे भारत में, वो अपने साथ क्या ले जाते थे? साहित्य ले जाते थे, साहित्य ले जाते थे। इसलिए यहाँ पर वो क्या है कि साहित्य की जो अभिलेख है वो आ जाता है। विदेशी अभिलेख यही था, पत्र प्राप्त होते थे अभिलेखों के माध्यम से। कहीं पर ताम्र पत्र मिलता है, कहीं पर सोने का पत्र मिलता है, और भी कई चीजें सामग्री हमें प्राप्त होती है। यहाँ तक उतारे। नंबर दूसरा आता है आपका स्मारक। स्मारक इसमें आपको स्मारक में लिखना है, स्मारक है क्या? स्मारक से तात्पर्य यह है कि जैसे पूर्व काल में मिले गए अपने मंदिर होते हैं, स्तूप होते हैं, बौद्ध विहार थे, उनके अंदर लिखी गई जो सामग्री है वो स्मारक कहे जाते हैं। जैसे पूर्व काल में कई जगह अपन देखते हैं कि इमारत बना रखी है, कोई मंदिर बना रखा है, स्तूप है, बौद्ध विहार है, उन सबको क्या कहते हैं? स्मारक कहते हैं। स्मारक का मतलब स्मृति में रहने वाली चीज, स्मारक। इसमें आप लिखिए स्मारक। स्मारक में आपको लिखना है स्मारक पुरातात्विक सामग्रियों में, स्मारक पुरातात्विक स्मारक पुरातात्विक सामग्रियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अंदर भवन, मंदिर, स्तूप, बौद्ध विहार, इसके अंदर भवन, मंदिर, स्तूप, बौद्ध विहार आदि को रखा जा सकता है, आदि को रखा जा सकता है। क्या आती है इसके अंदर? भवन, मंदिर, स्तूप, बौद्ध विहार आदि जो प्राप्त सामग्री है वह ऐतिहासिक स्रोतों में वो स्मारक के अंदर आती है।
तीसरा आपका आता है मुद्राएं। मुद्राएं मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इनके द्वारा हमें पूर्व युगों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए एक मुद्रा में अंकित आकृति मिली है। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। इनके द्वारा हमें पूर्व युगों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त का एक जो मुद्रा मिली है, उसमें उनका वीणा बजाते हुए चित्र प्रदर्शित किया गया है। यहां तक उतार लीजिए। नंबर 4 आता है आपका मोहरें। मोहरें नंबर 4 आता है मोहरें प्राचीन भारतीय इतिहास के भारतीय इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा प्राप्त जानकारी तात्कालिक सांस्कृतिक व सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है।
मुद्रा व मोहर में अंतर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए। मुद्रा क्या होती है? रुपए, ठीक है। और मोहर क्या होती है? किसी चीज पर मोहर टेकना। जैसे अपन किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उसकी मोहर होती है, किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय की मोहर होती है, सारे विभागों की अलग अलग मोहर होती है वो। अब आप जान सकते हो मोहर के अंदर भी कई चित्रों को प्रदर्शित किया जाता था। जैसे उस राज्य का, जिस राज्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति जहाँ की जानकारी मिलती है, जहाँ किसी मोहर प्राप्त होती है, उस राज्य का एक लोगो होता है, पहले से ही चला आ रहा है प्राचीन काल से ही। जैसे सम्राट अशोक का जो भारत स्तंभ है, जैसे अब अपना है, उसी को पहले से भी वो प्राचीन काल से भी था। यानी अलग अलग सम्राटों की, अलग अलग राज्यों की जो मोहरें हैं उसमें अलग अलग सिंबल था। दूसरी बात ये आती है कि उस समय की जो सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिकता से तात्पर्य आता है कि कहीं पर मोर के चित्र मिलते हैं, है ना, कहीं पर किसी पशु के चित्र मिलते हैं, कहीं पक्षी के चित्र मिलते हैं, तो हमारे जो कहीं पर पेड़ भी मिलते हैं, अतः हमारी सांस्कृतिकता भी उनमें झलक जाती है। तथा सामाजिकता से तात्पर्य यह है कि उस समय मानव के कई चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उनमें हमारी जो किस प्रकार के चित्र मिलते हैं वो हमें यहाँ की वो दर्शाती है, तत्कालिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आपकी आती है नंबर 5, मूर्तियां। मूर्तियों के माध्यम से मूर्तियों के माध्यम से तात्कालिक जानकारी प्राप्त होती है, जो उस समय जो उस समय जो उस समय की शैली के विषय में अध्ययन कराती है। नंबर 6 आता है आपका चित्रकला। चित्रकला के माध्यम से प्राचीन इतिहास की जानकारी विभिन्न चित्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है। सातवां आपका आता है साहित्य।
प्राचीन साहित्य के द्वारा उस समय की जानकारी मिलती है। शिक्षा प्रणाली राज्य व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था तथा धार्मिक व्यवस्था की अध्ययन सामग्री प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। इसे अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसे अध्ययन की दृष्टि से किसको? साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। किसको 4 भागों में बांटा गया है? साहित्य को। पहला भाग आता है आपका वैदिक साहित्य। पहला भाग आता है आपका वैदिक साहित्य। दूसरा भाग आपका आता है बौद्ध साहित्य। तीसरा भाग आपका आता है जैन साहित्य। और चौथा भाग आपका आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य, धर्म के विषय में लिखा गया जो साहित्य है वो धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। धर्म से अर्थ यह है कि उसके साथ साथ और भी तो साहित्य लिखा गया था कि वैदिक साहित्य, दूसरा आपका आता है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य तथा धर्मेतर साहित्य। पहला आप डालिए वैदिक साहित्य। पहला क्या डालना है? वैदिक साहित्य। इस श्रेणी में इस श्रेणी में 4 वेद, इस श्रेणी में 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इस श्रेणी में 4 वेद
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सॉरी सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। एक और बात मैं बता देता हूं, इन चारों के सार को वेदांत बोलते हैं। सार को क्या बोलते हैं? वेदांत, यानी इनके सार को। इन चारों का जो सार होगा ना, इन चारों का जो सार होगा उसे वेदांत बोलते हैं। यानी इनके जो चारों का सार का तात्पर्य है कि चारों का जो सरल रूप होगा और एक जगह मिलेगा, वो वेदांत कहा जाता है। वेद तथा, आगे लिखिए, इसमें वेद तथा उसके उपवेद, वेद तथा उसके उपवेद, आपको डालना है वेद तथा उसके उपवेद। चारों के नाम लिख लेने हैं आपको अलग अलग लाइन में। इस तरह से डालना है, वेद तथा उसके उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद कहलाता है। धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद कहलाता है। इसके बाद आता है, वैदिक साहित्य में ही लिखना है आपको, ऋग्वेद का जो उपवेद है वे आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद तथा सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है। वेदांग तथा संबंधित विषय, वेदांग तथा संबंधित विषय, वेदांग तथा संबंधित विषय, ये वेदांग 6 माने गए हैं। पहला आपका शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण,
चौथा निरुक्त छंद, निरुक्त। पांचवा छंद। और छठा आपका आता है ज्योतिष। छठा आपका क्या आता है? ज्योतिष। संबंधित विषय इसमें लिख लीजिए। विषय का शिक्षा का अर्थ क्या था? उच्चारण की शिक्षा, उच्चारण की विधि। क्या था? उच्चारण की विधि या शिक्षा। इसके बाद आपका आता है कल्प। कल्प का अर्थ होता था मंत्रों का प्रयोग। मंत्रों का प्रयोग। व्याकरण का अर्थ प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान। निरुक्त से तात्पर्य शब्दों का प्रयोग। छंद से तात्पर्य रचना का ज्ञान तथा ज्योतिष से तात्पर्य अनुष्ठानों का ज्ञान या समय। अनुष्ठानों का ज्ञान व समय। इसको आप दोबारा देखिए। ऋग्वेद का क्या है? उपवेद। आयुर्वेद। यजुर्वेद का, सामवेद का, गंधर्व। और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसके वेदांग से संबंधित विषय का अर्थ आता है। शिक्षा का अर्थ क्या था? उच्चारण की विधि। उच्चारण की विधि या शिक्षा। कल्प का तात्पर्य कल्प मंत्रों का प्रयोग। मंत्रों का प्रयोग का अर्थ कहां पर दे रखा है? मंत्र इसमें दे रखे थे चारों वेदों में। उनका प्रयोग किस तरह से करना है वो कल्प कहलाता था। इसके बाद व्याकरण थी। व्याकरण का तात्पर्य प्रकृति और प्रत्यय का प्रयोग है, उसका ज्ञान है, किस तरह से उसका प्रयोग करना है, किस तरह से उनका ज्ञान प्राप्त करना है। निरुक्त शब्दों का प्रयोग। शब्द, हर शब्द का सिस्टम था। जैसे अभी अपन बोलते हैं इसको मारकर बोलते हैं, तो क्या है? ये निरुक्त के आधार पर आएगा। शब्दों का प्रयोग किसी एक ही वस्तु को बोला जाए। जैसे किसी पशु का, ऐसे तो सारे पशु हैं, सारे मनुष्य हैं, सबके नाम अलग अलग क्यों रखते हैं? कि जानकारी हो जाए कि ये फलाना सिंह है, ये गीदड़ सिंह, ये नाहर सिंह, ये शेर सिंह है। इस तरह से रखते हैं ना। क्यों रखते हैं उनको? क्योंकि वो उनकी जानकारी हो जाए नाम से। इसलिए निरुक्त में शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा आपका आता है छंद, रचना का ज्ञान। तथा लास्ट में आपका आता है ज्योतिष। ज्योतिष से तात्पर्य अनुष्ठानों का प्रयोग है। अनुष्ठानों का प्रयोग से तात्पर्य क्या है? कि ज्योतिष में सारी चीजें ही आ जाती थी। अनुष्ठान यदि आज के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो अनुष्ठान का अर्थ क्या होगा? आज वर्तमान में तो अनुष्ठान हम उसको बोलते हैं जो कोई भी मंगल आयोजन होता है, जैसे जागरण, सत्संग, कीर्तन, कोई भंडारा, कोई यज्ञ, उसको अनुष्ठान बोलते हैं। लेकिन पूर्व काल में क्या था? ये ज्योतिष के अंतर्गत आता था। और आज भी हम इस पर क्या करते हैं? बहुत अधिकतर कि जैसे कोई शादी विवाह होता है, कोई मंगल कार्य होता है, सबसे पहले कहां पर जाया जाता है? ज्योतिष दिखाते हैं ना, पंडित जी के पास जाते हैं। तो वो वही है, वही ज्योतिष है। अनुष्ठानों का समय, इसका भी ज्ञान था।
इसके बाद आता है, ये उतार लिया, वेद वे उनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ। वेद वे उनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद से ऐत्रेय व कौशिकी। पहला आपका आता है, ऋग्वेद से कौन कौन से जुड़े थे? ऐत्रेय व कौशिकी। यजुर्वेद से तैत्तिरीय शतपथ। यजुर्वेद से तैत्तिरीय शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। एक और था तांडव। तीसरा आपका आता है सामवेद। इससे जुड़ने वाले ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और जैमिनीय। और चौथा जो आपका वेद है, अथर्ववेद से गोपथ। चौथा जो आपका है उससे कौन से जुड़ते हैं? गोपथ। इसके बाद आता है उपनिषदों की रचना। ये उतार ली, उतार लो एक बार में, उतारो। थोड़ा धक्का दीजिए। इसमें लिखना है, उपनिषद में लिखना है आपको, उपनिषदों की रचना वैदिक काल के अंतिम भाग में हुई थी। उपनिषदों की रचना किसके अंत में हुई थी? वैदिक काल के अंत में हुई थी। इनकी संख्या 108 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 108 मानी जाती है।
जैसे बृहदारण्य, छंद, वेदारण्य छंद, कंठ, मुंडकोपनिषद, आदि आदि। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इनमें से सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उतार लिए यहां तक। इसके बाद आता है पुराण। इसके बाद क्या आता है? पुराण। पुराणों की रचना वैदिक काल के अंदर हुई थी, यानी पहले से प्रारंभ थे और अंत तक हुई थी, यानी पूरी उसमें हुई थी, वैदिक काल के अंदर हुई थी। इनकी संख्या 18 है। जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। आदि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने अधिकतर सबका अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। बाकी का हम बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य तथा धर्मेतर साहित्य अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।